चलो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। परीक्षा की तैयारी करनी है तो आधा घंटा का वीडियो भी तो टॉलरेट करना पड़ेगा। आधा घंटा भी समय नहीं दोगे तो कैसे तैयारी होगी, रिवीजन कैसे होगा। इसलिए प्रेम से देखो, इसको शॉर्ट करने का प्रयास किया जाता है, कम समय लगे इसकी भी चेष्टा की जाती है, लेकिन देखो तो पहले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस बार डेफिनेशन नहीं लिखते हैं, पढ़ लेना, ध्यान से सुन लो, कहीं पे पढ़ लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली होता है कि व्हेनेवर देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद ए कंडक्टर और कॉइल। मान लो ये कोई कंडक्टर है, इससे जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब बदलेगा, चेंज करेगा, ठीक है, स्टैटिक रहने से नहीं होगा, बदलना चाहिए, इधर बढ़े या फिर घटे, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और इसी घटना को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर से एक बार समझ लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है सॉरी, किसी भी एक कंडक्टर और कॉइल से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस MFL लिख देते हैं, जब बदलेगा, चेंज होगा, तो इसमें क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा और इसी घटना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसमें जो पहला टर्म हम लोगों को जानना है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं इसको, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये होता है पाई हमारा B.A के बराबर होता है, बहुत इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। B हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया और A क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया। इसको लिख सकते हैं ना, BA cos थीटा। ये बेसिकली मेजर करता है, किसको मेजर करता है, लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन एरिया हेल्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में किसी एरिया को रखते हो तो उससे कितना, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं ना, इसका मेजरमेंट कौन करेगा, यही काम मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है। ये क्या करता है, मेजर द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक lines of forces passes through a conductor, passes through an area held in a magnetic field, MF लिख देते हैं, ठीक है, सब कुछ शॉर्ट में चलेगा। ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। अब देखो ये BA cos थीटा है, थीटा यदि 0 डिग्री होगा तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। थीटा यदि 0 डिग्री होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। cos 0 क्या होता है, 1, यही ना, BA के बराबर हो जाएगा। थीटा 90 हो जाएगा तो क्या होगा, फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा, यानी लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है, दैट इज़ फैराडे लॉ कहते हैं इसको। अब देखो यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फैराडे लॉ और मोशनल EMF एक साथ आएगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसको तो पढ़ा है ना, फैराडे लॉ क्या होता है, पढ़ लेता है। फैराडे लॉ क्या होता है, बहुत सिंपल सा लॉ है। पहला लॉ वही है जो मैग्नेटिक EMI का डिफिनीशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो डिफिनीशन बताए हैं, पहला लॉ वही है कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद ए कंडक्टर और कॉइल, ये चेंज होना चाहिए इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्या करता है, एक EMF इंड्यूस करता है। ये ध्यान से इसको समझ लेना, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके लिए, किसी कॉइल और कंडक्टर के लिए। उसमें यदि चेंज होगा तो क्या होगा, एन EMF इज इंड्यूस्ड, उसमें एक EMF इंड्यूस हो जाएगा और उसी घटना को क्या होगा, कहते हैं हम लोग फैराडे का पहला नाम, फैराडे का पहला नियम, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विथ ए कॉइल और कंडक्टर लिख देते हैं, विथ ए कॉइल और कंडक्टर। तो क्या करेगा, उसमें EMF इंड्यूस करेगा, ठीक है। ये तब तक होते रहता है जब तक चेंज परसिस्ट करता है, ठीक है। क्या होगा, इट परसिस्ट एज लॉन्ग एज चेंज अकर्स, जब तक ये होते रहेगा तब तक ये EMF रहेगा, ये होना बंद हो गया तो EMF भी खत्म हो जाएगा, ठीक है।
दूसरा नियम ये कहता है ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ये जो ईएमएफ होता है दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एमएफ लिख देते हैं, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये माइनस साइन क्या बताता है, ऑब्जेक्टिव में एक आध नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है, ये माइनस साइन क्या बताता है। तब देखो ये माइनस साइन यही बताएगा ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है इन द कॉइल वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। ये ध्यान में रहना चाहिए। तो क्या होगा, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है वो क्या करता है, अपोजेज किसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इसको अपोज करता है, ठीक है। ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, वो अपोज करेगा किसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यही हमारा फैराडे लॉ है, ठीक है। फैराडे लॉ के साथ क्वेश्चन पूरा बनता है जब मोशनल ईएमएफ हम लोग पढ़ लेंगे, एक पूरा क्वेश्चन बनता है इसमें। ये फैराडे लॉ ध्यान से देख लेना है, दो नियम है, आसान से नियम है। चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ईएमएफ इंड्यूस करता है, दूसरा ये जो ईएमएफ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है, ठीक है। इसके साथ जो क्वेश्चन पूछा जाता है मोशनल ईएमएफ क्या होता है, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। अब ये नाम ही से लग रहा है कि ड्यू टू मोशन ऑफ ए कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसी को क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ। एक मैग्नेटिक फील्ड बना लो यहाँ पे, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें किसी कंडक्टर को लेके दौड़ो, ये मान लो कंडक्टर है, इसका लंबाई L मान लेते हैं, विद वेलोसिटी v इसमें दौड़ रहे हो, व्हाट विल हैपन, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसी को क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ। इसी का वैल्यू निकालना होता है, इसका वैल्यू कितना होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यदि मूव करोगे इनसाइड दिस वन, इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उस पर फोर्स लगेगा ना, बाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये बी का डायरेक्शन हो गया, ये मोशन हो गया, फोर्स किधर लगेगा, चार्ज पार्टिकल पे ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, यानी ऊपर की ओर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ क्या होगा, डिफिशियंसी होगा पॉजिटिव चार्ज की, तो यहाँ क्या एस्टेब्लिश करेगा, नेगेटिव चार्ज। ध्यान से देखो, इस मोशन की वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल में फोर्स किधर काम करेगा, नीचे की ओर। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स किधर काम कर रहा है, ऊपर की ओर। ये फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है, ये फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब दो आदमी जब धक्का मुक्की करता है कभी न कभी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे ना, कहा जाता है कि इन इक्विलिब्रियम दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। एफ ई बराबर कितना हो जाएगा, एफ एम हो जाएगा। अब चार्ज पार्टिकल पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में कितना लगता है, एफ बराबर कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग पढ़े हैं कितना होता है, क्यू वी क्रॉस बी होता है। अब यहाँ एंगल देखो 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू वी बी हो जाएगा। अब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी क्यू ई किसके बराबर हो जाएगा, क्यू वी बी के बराबर हो जाएगा। छोटा भी लिख रहे हैं वेलोसिटी के लिए। अब ये क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो ई बराबर कितना होगा, वी इंटू बी हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वी इंटू बी के बराबर। हमको क्या निकालना, ये दोनों पॉइंट, मान लो ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ, उसी को ना ईएमएफ कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लंबाई, यही ना होता है। ये हमारा हो गया ईएमएफ। तो ई का वैल्यू हम लोग निकाले हैं ना, ये हो गया, यही वी बी एल, यही हमारा क्या हो गया, ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ ए कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो याद करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।
मोशन ऑफ ए कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसी को क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ। दोनों एक साथ क्वेश्चन आते हैं कि फैराडे लॉ क्या होता है, मोशनल ईएमएफ क्या होता है। 5 नंबर का यही क्वेश्चन होता है। या फिर एक क्वेश्चन ये बनता है इसमें कि रोटेशन ऑफ कॉइल की वजह से कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है। मान लो उसी मैग्नेटिक फील्ड में एक हमारा रॉड है, उसको यहाँ पे हिंज कर दिए और इसको घुमाते हैं इसी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, घुमाओगे तो ऐसे घूमेगा ना, तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, आइदर ये रहेगा या फिर ये रहेगा, इन्हीं दोनों में से एक क्वेश्चन रहता है। तो निकालो इसको। अब इसमें मोशनल ईएमएफ का वैल्यू कैसे निकाला गया, अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं, बी बी एल होता है या बी बी एल होता है, यही ना ईएमएफ का वैल्यू होता है। अब देखो यहाँ पे इसके हर एक एलिमेंट का वेलोसिटी तो डिफरेंट होगा ना। अब ये देखो इस सर्किल में घूम रहा है, आगे वाला दूसरे सर्किल में, उसके आगे वाला तीसरे सर्किल में, तो लीनियर वेलोसिटी सबका डिफरेंट होगा। जहाँ कहीं भी वेरिएबल की बात आती है फिजिक्स में, क्या करते हैं हम लोग, एक एलिमेंट लेते हैं, उसके लिए ईएमएफ का वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, वही ईएमएफ का वैल्यू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इस लंबाई को हम लोग dx लेते हैं एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम दिस वन। तो ये जो छोटा बैटरी बना है, इस बैटरी का ईएमएफ कितना होगा, b, वेलोसिटी v, लंबाई कितना लिए हैं, dx लिए हैं, ये लिए ना। अब v का वैल्यू बताओ सर्कुलर मोशन में, ये मोशन कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन, v बराबर आर ओमेगा होता है, तो आर यहाँ कितना है, x, और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, v बराबर b ओमेगा x dx लिख दें, यही होगा ना। ये हमारा छोटा ईएमएफ का वैल्यू हो गया। अब टोटल ईएमएफ निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, ये हमारा डी हो गया, इंटीग्रेट कर देखते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट करो, बी ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं, एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके एल तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो 0 से लेके एल तक इंटीग्रेट कर दिए, ये x²/2 होगा, ये होगा बी ओमेगा x²/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके एल तक। तो देखो तो ईएमएफ का वैल्यू निकल गया, एल रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 बी ओमेगा एल², यही ना ईएमएफ का वैल्यू हो गया ड्यू टू रोटेशन ऑफ ए कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसको और इसको दोनों को पढ़ लेना है, एक बोर्ड का ही क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या किया है कि इस रॉड को बीच में हिंज कर दिया है, अब इसको घुमा रहा है इन ए मैग्नेटिक फील्ड, पूछ जाए कि ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ 0 से एल जो इंटीग्रेट किए हैं उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, ये तब की बात है जब यहाँ से हिंज किया है और ऐसे घुमा रहा है, क्या हो जाएगा, ईएमएफ का वैल्यू ये हो जाएगा बी ओमेगा x²/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके l/2, तो ये कितना हो जाएगा, 1/8 बी ओमेगा l², ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन स्टेल में पूछे जाते हैं। चलो इसको लिख लो, समझ लो, पढ़ लो, जो करना है कर लो। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कि लेंजेज लॉ क्या होता है। लेंजेज लॉ बेसिकली क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ देता है। लेंजेज लॉ क्या कहता है, दैट विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेंजेज लॉ क्या कहता है, दिस विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका डायरेक्शन क्या होगा ये देता है। इसका सिंपल एक से एक ही लाइन का स्टेटमेंट है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो अपोज करता है किसको, जिसके कारण ये पैदा हुआ है, ठीक है। क्या होगा, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इन अ कॉइल क्या करता है, अपोजेस द कॉज, अपोजेस द cause which produce it, cause which produce it, इसी को हम लोग कहते हैं लेंजेज लॉ। और कैसे करता है, थोड़ा सा एग्जांपल इसका दे देते हैं। अपोज करने का यहाँ ये मतलब नहीं है कि हमेशा इसको कमजोर ही करना होगा, यदि बढ़ रहा है तो घटाता है, घट रहा है तो बढ़ाता है, ठीक है। यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
इंक्रीज कर रहा है उसको क्या करेगा, कमज़ोर करेगा, वीकेन। और डिक्रीज कर रहा है तो क्या करेगा, उसको स्ट्रेंथन करेगा। अपोज करने का यहाँ ये मतलब नहीं कि हमेशा उसको दबा के रखना है। डिक्रीज कर रहा है तो उसको क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है, कैसे होता है, इससे हम लोग बेसिकली डायरेक्शन ऑफ करेंट भी निकालते हैं। कैसे, यहाँ देखो, मान लो ये हमारा, इस तरह का क्वेश्चन इस चैप्टर में बहुत रहता है। आगे बताते हैं। ये हमारा एक रेल है जिस पे ये एक मूविंग रॉड रखा हुआ है, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में है। अब इसमें देखो, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, इससे जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा ना। इसको इधर ले, मान लो यहाँ पहुँचा दिए। अब इसके अंदर, इस एरिया के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बढ़ रहे हैं, तो ये ऐसा करंट इसमें इंड्यूस करेगा जो इस फील्ड लाइंस को क्या करेगा, कमज़ोर करे। यानी ये देखो तो करंट यदि हमारा क्लॉकवाइज हो जाता है तो फील्ड लाइंस किधर डेवलप होते हैं, अंदर की ओर, तो ये इसको कमज़ोर करेगा ना। इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो इसमें कैसा करंट होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब यही देखो, यही सेम क्वेश्चन, ये हमारा हो गया, यही रॉड है हमारा। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग इसको इधर मूव करवाते हैं। धीरे से देखो यहाँ पहुँच गया, तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, घट रहा है। किधर घट रहा है, अंदर की ओर घट रहा है, तो बढ़ाएगा, किधर बढ़ाएगा, अंदर की ओर बढ़ाएगा। तो ये जो हमारा ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसमें कमज़ोर कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन होगा ना, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये गड़बड़ हो गया। ये अंदर की ओर है तो ये बाहर की ओर प्रोड्यूस करेगा। ठीक, अब ये अंदर की ओर बढ़ाना है इसको। क्यों भाई, क्योंकि इसके एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो बढ़ाएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन, ऐसा बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये करंट है वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है। यहाँ एक लूप बना दिया, यहाँ एक लूप बन लिया, पूछेगा कि इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है। ठीक, अब ये तो हम लोगों को पता है ना, क्या पता है भाई, क्योंकि ये करंट का डायरेक्शन है, तब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर, और यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे की ओर। ध्यान से देखो, ये अंगूठा करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर हो जाएंगे, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा बाहर की ओर बन जाएगा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ बाहर, और यहाँ क्या होगा, अंदर की ओर, तो यहाँ अंदर की ओर। अब यहाँ ध्यान दो, ये करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ जो बन रहे हैं वह भी बढ़ रहे हैं। किधर बढ़ रहे हैं, बाहर की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या करेगा, बाहर की ओर कमज़ोर करना है तो उसको क्या करेगा, ये करंट कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा इसमें। और इसमें देखो, ये बढ़ रहा है किधर की ओर, अंदर की ओर बढ़ रहा है, तो इसमें करंट कैसा डेवलप होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसे डायरेक्शन ऑफ करंट से 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है, लेंजेस लॉ। ठीक, नाउ हम लोग देख लेते हैं इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। अब इससे क्वेश्चन रहता है कि सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनॉइड क्या होता है। उसको जानने से, करने से पहले हम लोग जान लेंगे ना कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। थोड़ा सा जान लेते हैं कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। बेसिकली किसी कॉइल की प्रॉपर्टी होती है कि अपने ही अंदर चेंज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ करंट का विरोध करता है। ठीक है, बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड ईएमएफ। इधर यदि ईएमएफ लगाते हैं, वो चेंज हो रहा है, तो क्या करेगा, ये एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा, किधर, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड ईएमएफ। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन क्या हो गया, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल। ये क्या हो गया, कॉइल की प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल, जिसकी वजह से क्या करेगा, ड्यू टू विच ये अपोज करता है, इट अपोजेज द चेंज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ करंट। अब इसमें यदि बढ़ रहा है, घट रहा है, दोनों का ये विरोध करेगा। कांस्टेंट होगा तो विरोध नहीं करेगा। चेंज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ करंट विद इन इटसेल्फ।
ठीक है, यही हमारा। अब इसमें देखो कहा ये जाता है कि फाइव प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आई, इसी को इक्वेट करेंगे तो ये एल आई हो जाएगा। ये जो एल हमको कांस्टेंट मिला इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या फिर सेल्फ इंडक्टेंस भी इसको कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक, अब देखो अभी हम लोग पढ़े हैं फैराडे सेकेंड लॉ में ईएमएफ क्या होता है, दिस इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ फाई का वैल्यू मिला है, इसी को डिफ्रेंशिएट करो ना, हो जाएगा डी बाई डी टी क्या होगा एल आई, एल तो कांस्टेंट है, ये कितना हो जाएगा डी आई बाई डी टी, ये होगा ना। यहाँ से देखो एल का वैल्यू क्या मिलेगा, एल मिल जाएगा हमको ई डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी। अब यहाँ से देखो एल का डेफिनेशन मिल जाता है, एल का यूनिट हेनरी होता है, ये ध्यान में रखना, हेनरी। अब देखो यहाँ पे डी आई बाई डी टी को 1 कर देते हैं तो एल का डेफिनेशन नहीं मिल जाता है, एक आध नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सेल्फ इंडक्शन क्या हो गया, इज द ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल, कब, जब चेंज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ करंट क्या हो जाएगा यूनिटी हो जाएगा। फिर से एक बार सुन लो, अब लिखेंगे तो समझ जाएगा। ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल कब, जब चेंज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ करंट क्या हो जाए यूनिटी हो जाए, यही सेल्फ इंडक्शन होगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या होता है देख लो, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। इतना समझ में आ गया। तो देखो एल का वैल्यू निकालना है तो हमको क्या निकालना है, फाइव बाई आई का वैल्यू निकालना है, तो एल का वैल्यू निकल जाएगा। यहीं से समझा देते हैं, एल का सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, फाइव बाई आई का वैल्यू निकालेंगे। अब देखो हमको क्वेश्चन ये है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड सब लोग जानता है, यही होता है ना। इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, तभी हम लोग देखें ना, एल का वैल्यू क्या होता है फाइव बाई आई हो जाता है। फाइव का वैल्यू निकालेंगे तो फाइव क्या होता है बी इंटू ए होता है ना, नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन बी ए हो जाता है, डिवाइडेड बाई आई करेंगे, वही सिंपल सा तो है। 2-3 नंबर लेना तो ऐसे ही आसान है, फाइव बाई आई कर दो तो फाइव बराबर क्या होगा एन बी हो जाएगा। बी का वैल्यू इनसाइड द सोलेनॉइड हमको पता है म्यू नॉट एन आई होता है, ये होता है ना। फाइव का वैल्यू कितना हो जाएगा एन म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई बी हो गया ना इंटू ए हो गया, यही ना हमारा फाइव का वैल्यू हो गया। फाइव बाई आई यही ना होगा, इसको चाहो तो कैपिटल एन के टर्म में लिख सकते हैं ना, एन क्या हो जाएगा एन बाई एल हो जाता है, लंबाई को यदि एल मान लेते हैं तो क्या होगा, इसके जगह पे एन बाई एल डालोगे तो क्या होगा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए डिवाइडेड बाई एल हो गया। एल हमारा क्या होगा फाइव बाई आई हो जाएगा, कितना होगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड निकालना है। ठीक, नाउ हम लोग जान लेते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल नाम ही से लग रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखो दो कॉइल आसपास में रखे हुए हैं, ठीक है, ये मान लो कोई सोर्स है, इसमें इफ़ देयर विल बी चेंज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ करंट होगा तो इसमें क्या होगा चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो उसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होता है इसमें, इसी घटना को क्या कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। इफ़ देयर विल बी चेंज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन वन कॉइल देन क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस इन द नेबरिंग कॉइल, इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। एक में
करंट बदला, दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस हुआ। जिसमें करंट बदला उसको हम लोग प्राइमरी कॉइल कहते हैं और इसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। अब उसके बाद जो होता है वो सब कुछ पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें करंट यदि I1 है तो ये जो फाई होता है इनटू दिस इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, I1 के हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेट करते हैं ना, यहाँ पे m डाल देते हैं, यही कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शंस होता है, I1 हो जाता है। ठीक, फिर वही बात, m का यूनिट भी वही होता है, हेनरी होता है। EMF कितना होता है बाई फैराडे लॉ, d∅dt हो जाता है, यानी m di1 बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यहाँ से देखो m को डिफाइन कर लेते हैं, m कितना हो जाएगा, e डिवाइडेड बाई di1 बाई dt हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से di1 बाई dt को 1 कर देते हैं, di1 बाई dt को 1 कर देते हैं तो क्या होगा, m बराबर ही हो जाएगा। तो फिर वही से डिफिनीशन हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, ऑफ द सेकेंड कॉइल होता है EMF इंड्यूस इन दैट कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। यही हमारा क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। ठीक, ये फिर से एक बार समझा देते हैं कि दो कॉइल आसपास में हो या एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ हो, एक में करंट बदलोगे तो उसमें चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, उस फ्लक्स का एसोसिएशन जब इसके साथ होगा, चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो इसमें एक EMF इंड्यूस होगा ना, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, या म्यूचुअल इंडक्शन। ये हमारा m क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अब इसका जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है कि दो कॉइल को, कोएक्सियल कॉइल है, एक दूसरे के ऊपर डाले हुए हैं, तो एक की वजह से दूसरे में म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा। जैसे इसको बड़ा बना देते हैं, इसलिए समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ये एक कॉइल हो गया और ये दूसरा कॉइल हो गया। ठीक है, एक की वजह से दूसरे में m का वैल्यू निकालना है। तो इसमें सबसे पहले करंट की बात करते हैं, तो इसमें करंट को I1 मान लेते हैं। लंबाई तो दोनों का सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स को N1 कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को B1 कर देते हैं, और क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब बड़े वाले को कहते हैं, इसमें करंट I2 मान लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A1 मान लेते हैं। करंट I2 हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स N2 हो गया, ये B2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसकी वजह से इसमें, जैसे इसमें यदि करंट में बदलाव होगा तो क्या होगा, इसमें EMF इंड्यूस होगा ना, उसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसकी वजह से इसमें कितना होगा वो निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, B का वैल्यू। B1 का वैल्यू कितना होता है, तो μ0 होता है ना, B1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, μNI, तो μ0 ये हो जाएगा N1 इंटू क्या होगा, B इक्वल टू क्या होता है, μ0NI होता है ना, I1 हो जाएगा, यही ना B का वैल्यू हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू क्या हो, दूसरे वाले में ध्यान से देखो, इसमें यदि चेंज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ करंट है तो इतना ही दूर में होगा ना, इसमें जो फ्लक्स इंड्यूस होगा वो भी इतना ही दूर में होगा। इसका कितना एरिया है उससे कोई मतलब नहीं है। तो फाई इंटू ड्यू टू 1 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बोलो, नंबर ऑफ टर्न्स इतना कितना है, फाई हमारा कितना होता है, देखो NBA के बराबर होता है। नंबर ऑफ टर्न्स किसका यूज़ करेंगे, इसका। B किसकी वजह से है, B1 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, छोटे वाले का यूज़ करेंगे, A1 हो जाएगा। यही तो हो गया। अब इसी को निकाल दोगे तो m का वैल्यू निकल जाएगा। फाई हम लोग जानते हैं ना, m का वैल्यू कितना हो जाएगा, फाई डिवाइडेड बाई I हो जाएगा। फाई तो हम लोग निकाल दिए, I से डिवाइड कर देंगे वही हो जाएगा। ये हो जाएगा N2। B1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो B1 का वैल्यू μ0, ये हो जाएगा N1 इंटू I1 इंटू A1, यही हो गया ना। अब देखो N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यही ना होते हैं। तो ये N1/L हो जाएगा ना, तो ये देखो ये हो जाएगा N2 μ0 N1/L I1 इंटू A1। ये इसका रेडियस यदि R1 मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, पाई R1² हो जाएगा, ये होगा ना।
अब देखो इसी में यदि हम लोग I1 से डिवाइड कर देंगे तो हमको M12 का वैल्यू मिल जाएगा ना। M21 कितना हो जाएगा, I1 से इसको डिवाइड कर देंगे यानी 5/1 डिवाइडेड बाय I1। तो देखो इसमें से केवल I1 गायब हो जाएगा, म्यू नॉट क्या होगा N1 N2 I1 तो कैंसिल आउट हो गया, πr1² डिवाइडेड बाई एल, यही तो हो गया। अब देखो दूसरे को भी डिराइव करोगे तो यही आंसर हो जाएगा, यानी M12 को, अब इसको डिराइव नहीं करना है, इसको सिंपली लिख देना है N1 N2 πr1² बाई एल हो जाएगा। और लिख देना है कि बाई प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी M21 बराबर क्या होगा, M12 हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन ख़त्म। ये 5 नंबर का फुल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें लिख देना, दूसरा डिराइव नहीं करना है। डेरिवेशन बाय प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी क्या होगा, M21 दिस इज इक्वल टू M12 हो गया। बस इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि 2 कोएक्सियल कॉइल हैं तो एक की वजह से दूसरे में म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू निकालना है, केवल एक ही को निकाल, दूसरा भी निकालोगे तो उतना ही आएगा। अब उसको निकाल के क्या करना है, लिख देना है कि प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी में ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस ख़त्म, EMI ख़त्म। अब जिन लोगों को न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट हो इसको देखें, 1-2 ही क्वेश्चन बस बना लोगे, उससे ज़्यादा पूछता ही नहीं, इसको ध्यान से देख लेना है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन फैराडे लॉ, मोशनल EMF, ये सब पूछता है। अब देखो रिसर्च करने के बाद यही लगा कि ये क्वेश्चन है बहुत बार पूछा है, बहुत बार। ये देखो ये वैसा ही जो बताए हैं, ये एक हमारा कंडक्टर है, ये मूवेबल है। अब पूछता है ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, B हो गया, इसका लंबाई L मान लेते हैं, किसी वेलोसिटी से V से मूव करने में कितना फोर्स लगता है, पावर कितने होते हैं, यही क्वेश्चन। आइधर तुमको बता देते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में, ये जो अथी में बता देते हैं सिंबॉलिक वैल्यू में, तुम न्यूमेरिकल वैल्यू में भी वही क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इसको ध्यान से देख लेना है। इस वेलोसिटी से इधर मूव करना हो या फिर इधर मूव करना हो, इधर मूव करना हो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होता है। कारण क्या होता है देख लो। अब यहाँ देखो, अभी हम लोग देखे हैं ना, इसको बढ़ाओगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा इस एरिया से जुड़ा हुआ क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो करंट कैसा होगा, ऐसा प्रोड्यूस करेगा जो उसको घटाएगा। बढ़ किधर रहा है, अंदर की ओर, इधर ले जाओगे तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ाएगा किधर, अंदर की ओर। अब देखो ये बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया से जुड़ा, जैसे जैसे इस कंडक्टर को आगे ले जाएंगे बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, बढ़ रहा है ना, बढ़ेगा तो घटाएगा, घटाएगा कैसे, करंट यदि क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा, ये मान लो करंट I हो गया। पूछता है कि किस फोर्स को लगा, अब देखो फोर्स इस पे किधर लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, ये होगा ना, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारा वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये हमारा मोशन ऑफ चार्ज। फोर्स किधर लगेगा, इधर की ओर लगेगा। वेलोसिटी किधर देना चाहते हो, इन राइट डायरेक्शन, तो फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, इधर की ओर लगाना पड़ेगा ना। तो उस फोर्स का वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। फोर्स कितना होता है, फोर्स हम लोग जानते हैं, फोर्स कितना होता है, BIL होता है, ये होता है ना। I का वैल्यू केवल निकालना है, BL तो हम लोग जानते ही हैं। I कितना होता है, ये होता है E डिवाइडेड बाई R रेसिस्टेंस ऑफ द रॉड हो जाता है। EMF का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ से EMF का वैल्यू निकालो, यहाँ पे डाल दो। EMF का वैल्यू क्या होता है, अभी हम लोग डिराइव किए हैं, ये कितना होता है, BVL होता है, यही होता है ना। EMF का वैल्यू V, I का वैल्यू कितना हो जाएगा, BVL डिवाइडेड बाई R हो जाएगा, ये होगा ना। फोर्स का वैल्यू कितना होगा, फोर्स का वैल्यू हो जाएगा B, I के जगह पे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा BVL डिवाइडेड बाई R इंटू कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। फोर्स कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, B² L² V डिवाइडेड बाई R। यही फोर्स लगाओगे तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से
मूव करेगा। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये सब कुछ तुमको गिवन रहेगा, फोर्स का वैल्यू निकालना होगा। कभी कभी पावर भी पूछ देता है, पावर का वैल्यू। तो पावर का वैल्यू क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। फोर्स में वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, v स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर होता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या लेंजेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है, तो हम लोग कहेंगे नहीं। क्यों भाई नहीं, तो यहाँ जो पावर का वैल्यू निकाले, ये हमारा ये एनर्जी हो गया, दिस विल बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है, आई स्क्वायर आर होता है। तो यहाँ से आई स्क्वायर आर का वैल्यू निकालो ना, यही आ रहा है ना। तो बेसिकली सिंपली क्या होता है, हम लोग उतना डिटेल में हम बता नहीं सके, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं होता है, यानी हवा में एनर्जी नहीं मिलती, हमको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, दिखाना यही होता है। ये पावर आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है। ठीक है। ये न्यूमेरिकल 5-6 बार तो हम देखे हैं, आइदर इस फॉर्म में हो या फिर इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया हो। और एक और क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा वाला ले लेते हैं, लंबा वाला बना देते हैं, उसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो तुम लोग, यही दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कहाँ गया, देखो कह रहा है क्वेश्चन कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड है। ठीक है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसमें क्या दिया हुआ है, 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, एन का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर गिवन है। उस सोलेनॉइड के अंदर एक कॉइल रखा हुआ है जिसका एरिया गिवन है, एरिया हमारा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, करंट चेंज कर रहा है, डी आई का वैल्यू दे रहा है कितना, 2 से 4 हो रहा है, 2 to 4 एम्पियर। अब इससे जुड़ा हुआ छोटा छोटा बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व है, इसलिए इसको बता दे रहे हैं। तो तुमसे पूछ रहा है कितने समय में, टाइम भी दिया हुआ है 0.1 सेकेंड। तो पूछ रहा है कि ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा। इसको ना होगा तो अपने से सोच के देखना, फिर हम सॉल्यूशन जो दे रहे हैं उससे बनाना है। ठीक है, फिर से एक बार, एक लंबा सोलेनॉइड है, एन का वैल्यू 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा, 15/10⁻², ये 1500 हो जाएगा मीटर में, ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁴, एरिया निकल गया, ये चेंज हो गया। टी दिया हुआ है, तो टी दिया हुआ है तो di/dt का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ हमारा d∅/dt होता है, ये होता है ना d∅/dt। फाई का वैल्यू क्या होता है, फाई का वैल्यू होता है b/i होता है। देखो यहाँ पे इसको बना के देखना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ये d/dt ये हो जाएगा b इंटू क्या होगा, ba होगा ना, b इंटू ए हो जाएगा। b का वैल्यू हमको पता है, सोलेनॉइड के अंदर कितना होता है, μ0n होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे μ0n तो कांस्टेंट है, चेंज कौन कर रहा है, आई कर रहा है, तो हम लोग लिख लेते हैं μ0n, ए लिख लेते हैं, आई चेंज कर रहा है तो di/dt लिख देते हैं। अब देखो हमारा ईएमएफ का वैल्यू आ गया, μ0 कांस्टेंट है, इसका वैल्यू पता है, एन का वैल्यू देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, di/dt यहाँ से निकाल लेंगे, di कितना है, 4 - 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 4 - 2 डिवाइडेड बाई 0.1। इसको सोल्व करोगे तो ईएमएफ का वैल्यू आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेना, एक इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है। फिर से एक बार, ये एक हमारा सोलेनॉइड है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ गिवन है, इसके अंदर कोई कॉइल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं, उसका भी एरिया गिवन है। तो ईएमएफ इंड्यूस इन दिस कॉइल कितना होगा, यही निकालना होता है। देख लो तरीका, और भी तरीके हैं, कुछ नया तरीका भी इन्वेंट कर सकते हो। ईएमएफ का वैल्यू d∅/dt, फाई का वैल्यू हमको पता है, और इस तरह से ही। ठीक है, इतना पढ़ लो, बहुत है।
फिर आगे की बात आगे करेंगे।